हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर 1 के बाद आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में मैंने आपको सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट, मिक्स्ड सॉल्ट, डबल सॉल्ट ये सब बताया था और हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डेफिनेशन पढ़ ली थी। हमने श्विट्जर सॉल्ट से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था। अब आइए इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वेलकम टू द लेक्चर 2 ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइए, तो हमने ये देखा था कि जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जब हम अमोनिया गैस पास कराते हैं तो जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है टर्न्स डीप ब्लू। एक नया कॉम्प्लेक्स बना जिसको आपने क्या बोला, एक नया कंपाउंड बना जिसको आपने क्या बोला, श्विट्जर सॉल्ट। श्विट्जर सॉल्ट इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, अब समझो। अब होता क्या है बेटा, जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जैसे मान लो मैंने यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया श्विट्जर सॉल्ट। अगर आप इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आप पानी में आप घोलोगे तो ये पूरा का पूरा आयनाइज नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूं। होगा क्या, ये ब्रेक करेगा सल्फेट आयन में, ये ब्रेक करेगा सल्फेट आयन में, और जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो एक अलग आयन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो फर्दर आयनाइज नहीं होगा। इट मींस जो श्विट्जर सॉल्ट है वो आपको सल्फेट आयन का तो टेस्ट देगा, लेकिन कॉपर +2 का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा, अमोनियम आयन का इंडिविजुअल टेस्ट नहीं देगा। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट। मतलब जो श्विट्जर सॉल्ट है बेटा वो सल्फेट का तो टेस्ट देगा, लेकिन वो आपको अमोनियम आयन का टेस्ट नहीं देगा, वो आपको कॉपर आयन का टेस्ट नहीं देगा। एज सच all the ions do not respond to their tests। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आइए हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो, मैं इसी सॉल्ट को लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो मैंने अभी आपको ले लिया था। जैसे मान लो ये है CuNH3 4SO4। अब ये ब्रेक कैसे हुआ था बेटा, ये ब्रेक हुआ था आपका CuNH3 4 +2 +SO4 2 माइनस में ब्रेक हुआ था। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है। अब ये जो सल्फेट आयन है बेटा, ये जो अलग से पार्ट है, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन या फ्री आयन या आउटर स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट से जो अलग वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन या फ्री आयन या आउटर स्फीयर। और ये जो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। या फिर इसी पार्ट को हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। जो हम कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं ना बेटा वो यही है। ठीक है, अब आप एक बात समझो
होता क्या है कि ये जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या फिर ये जो आपका कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये आयनाइजेशन स्फीयर के साथ अटैच्ड होता है वाया आयनिक बॉन्ड। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं क्या लिखता हूं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सीएस में लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। सीएस, क्या पता आपकी ब्रांच रहे आगे चल के। कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर्स आर अटैच्ड थ्रू which bond? They are attached through ionic bond. सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही होती है। अब जरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आते हैं बेटा। अगर मैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आऊं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर मैं जूम करूंगा तो मुझे क्या दिखेगा कि बीचों बीच कॉपर प्लस 2 का आयन है और उसके आसपास 4 अमोनिया रखे हुए हैं और ये चारों अमोनिया क्या कर रहे हैं, अपने लोन पेयर को कॉपर प्लस 2 की तरफ डोनेट कर रहे हैं। कॉपर प्लस 2 के वेकेंट ऑर्बिटल में अमोनिया अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है वाया डेटिव बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये जो आपका कॉपर प्लस 2 है, ये जो आपका बेटा कॉपर प्लस 2 है, वो क्या बन गया? कॉपर प्लस 2 का आप बोलोगे सेंट्रल मेटल एटम या आयन। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये जो अमोनिया है वो स्पीशीज जो कि अपने लोन पेयर को, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं सीएमआई को, उनको हम बोलते हैं लिगैंड्स या लाइगैंड्स। अमोनिया क्या हो गया? लिगैंड्स हो गए या लाइगैंड्स हो गए। इनफैक्ट 4 लिगैंड्स हैं इस केस में, आपको दिख रहा होगा 4 अमोनिया। और ये चारों ही अमोनिया अपना लोन पेयर कॉपर प्लस 2 को डोनेट करते हैं इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। और ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट इस केस में क्या है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के बारे में मैं आगे समझाऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये बस आप ये जान जाओ कि इस कॉम्प्लेक्स का शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। तो कुछ चीजें मुझे समझ में आई। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर की चीज है वो आयनाइजेशन स्फीयर है या काउंटर आयन है। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होगा बेटा? लिगैंड होगा और सीएमआई होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आइए कुछ चीजों को और समझते हैं। मैं और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो मैंने आपके लिए लिया क्या, मैंने एक और आपको मैं आपको एक नया कंपाउंड देता हूं, नया कॉम्प्लेक्स देता हूं। जैसे मान लो मैंने ले लिया K3CO NO2 6। अच्छा, इसको इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होता है? फिशर सॉल्ट। ये तो याद ही करना पड़ेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका नाम होता है फिशर्स सॉल्ट। ठीक है ना? अब देखो ये कैसे ब्रेक करेगा। ये ब्रेक करेगा 3K+ और स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट अलग हो गया। यदि 3 पॉजिटिव चार्ज अलग हुए हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट पे 3 नेगेटिव चार्ज। अब आप समझ रहे होगे बेटा, अब आप समझ रहे होगे ये क्या हो गया? ये हो गया आयनाइजेशन स्फीयर। ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोबाल्ट क्या हो गया? कोबाल्ट आपका हो गया सेंट्रल मेटल आयन, जिसको हम सीएमआई से लिखेंगे। और NO2- क्या हो गया? लिगैंड्स। अच्छा, अब आप एक चीज और समझ लो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल आयन है तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, समझो। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? मान लो कोबाल्ट के सर पे कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो आपने माना X। ठीक है, मान लो अगर ये X है तो NO2 पे चार्ज होता है -1। तो X+6 इंटू -1 और पूरा पे चार्ज कितना है पूरे कॉम्प्लेक्स पे? -3। तो क्या होगा बेटा? तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? X की वैल्यू आ जाएगी +3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। और इस कोबाल्ट को तीनों ही NO2- क्या कर रहे हैं? इस कोबाल्ट को तीनों ही NO2- क्या कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, वाया डेटिव बॉन्ड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो बॉन्ड था, ये बॉन्ड कैसा है? डेटिव बॉन्ड।
आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है। काउंटर आयन क्या होता है, फिर से CMI क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है। और इस तरह के मैं आपको कई सारे एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, चलिए फिर तो कुछ चीजों का ये और डिफाइन कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है बेटा? इट कंसिस्ट्स ऑफ it consists of a central metal ion or a central metal atom and the ligands which donate electron via static bond। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाया स्क्वायर ब्रैकेट। The square bracket is used to represent the coordination sphere। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर क्या होता है? वो पार्ट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है वो क्या है? आयनाइजेशन स्फीयर है ना? पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which is not the coordination sphere। आई होप मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है, चलिए फिर अब कुछ चीजों को और समझते हैं। ये जो सेंट्रल एटम है ये क्या हो सकता है? अभी आप कई सारे एग्जांपल्स देखोगे थ्रू आउट द चैप्टर। आप 50 60 100 एग्जांपल्स आप देखोगे। अभी तो पहली बार पढ़ रहे हैं ना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आप इनसे हैबिचुअल होते जाओगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो सेंट्रल एटम क्या होगा? सेंट्रल एटम बेसिकली इन जनरल कोई डी ब्लॉक का मेटल होता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि वो डी ब्लॉक का हो, वो एस ब्लॉक का भी हो सकता है और पी ब्लॉक का भी हो सकता है। ठीक है ना? तो इट इज यूजुअली ए मेटल ऑफ स्मॉल साइज, जनरली इसका जनरली ऑफ डी ब्लॉक और इवन स्मॉल साइज्ड एस और पी ब्लॉक एलिमेंट, and also some less electronegative non-metals and metalloids, example boron, silicon, bromine, etc। ठीक है ना? अब सेंट्रल मेटल बेसिकली क्या करता है? ये लिगैंड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है कि नहीं? लिगैंड से लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है कि नहीं? अभी मैं लोन पेयर बोल रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा कि लोन पेयर भी एक्सेप्ट हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट हो सकता है, कई सारी चीजें एक्सेप्ट हो सकती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन कई सारे फॉर्म में डोनेट हो सकते हैं फ्रॉम लिगैंड टू सेंट्रल एटम। हालांकि एक बात तो समझ में आ रहा है कि सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करता है, और चूंकि सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करेगा इसलिए सेंट्रल एटम कैसा हो जाएगा? लेविस एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं लिखता हूं क्या? सेंट्रल एटम, कभी कभी इसको सेंट्रल मेटल आयन भी बोल देते हैं इन जनरल CMI के फॉर्म से, तो वो बढ़िया रहता है।
सेंट्रल एटम या CMI एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी तो आप लोन पेयर के फॉर्म में ही देख रहे हो बेटा, आगे चल के पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भी आप देखोगे। सेंट्रल एटम या CMI एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम ligands in its vacant orbitals। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल मेटल आयन है, इट विल एक्ट एज लेविस एसिड। लेविस एसिड याद करो क्या होते थे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं उनको हम बोलते हैं लेविस एसिड, और जो लिगेंड्स हैं चूंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहे हैं, उनको हम क्या बोल सकते हैं? लेविस बेस। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? CMI it will act as what? CMI will act as Lewis acid while ligands will act as Lewis। I don't think कोई दिक्कत की बात है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको CMIs के। जैसे अभी आपने देखा कॉपर +2, Fe+2, Fe+3, कोबाल्ट+2, कोबाल्ट+3, ठीक है ना? Ag+, Au+3, जिंक+2, कैडमियम+2, इवन S&P ब्लॉक के एलिमेंट जैसे लिथियम+, बेरिलियम+2, मैग्नीशियम+2, एल्यूमिनियम+3 एक्सेट्रा। They can act as CMI। Sometimes boron, bromine, silicon, they can also act as CMI। पढ़ेंगे हम कई सारे एग्जांपल्स इसकी। ठीक है ना? मतलब CMI कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। बी में जैसे कॉम्प्लेक्स बनता है BF4- आएगा पी ब्लॉक में। Br में जैसे मैंने मान लो लिख दिया BrF4-, सिलिकॉन में मैंने लिख दिया SiF6-। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स किसके थे? सेंट्रल मेटल एटम या आयन। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे तो हम बात करेंगे लिगेंड्स की। लिगेंड्स क्या होते हैं, लिगेंड्स को हम कितनी तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से चीजें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती जाएंगी। चलिए फिर, आई थिंक इतना क्लियर है आज आप सभी को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल।